बच्चों, तो कैसे हो आप। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को उत्पन्न करने के लिए बेसिक सी यूज़ की जाती है। इस चैप्टर का नाम विद्युत रसायन है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इस अपने सब्जेक्ट का अपने क्लास का 3rd चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। पिछला जो चैप्टर था हमने विलियन, उसके बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए, बहुत सारे टॉपिक को अच्छे डिटेल्स में पढ़ा। और इस चैप्टर में भी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझते हैं इनको। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय इस चैप्टर का है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है, तभी हमारी ये जो सारी चीज़ें, सारे जो टॉपिक हैं वो समझ में आएंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे है ना। इसमें सेल और बैटरी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है ना। सेल आते हैं ना रिमोट में, जिससे हम टीवी चलाते हैं है ना, और छोटे सेल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं ना, उनसे रिमोट कैसे चलता है, बैटरी कैसे काम करती है। सेल को चार्ज नहीं करना पड़ता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो चार्ज करने पड़ते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है डबल। बैटरी का अपन रीयूज़ कर सकते हैं, सेल का रीयूज़ क्यों नहीं कर सकते है ना। सेल में से जो काला काला पाउडर निकलता है वो क्या होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सेल है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल है ना, ईएमएफ, ये क्या होता है जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इनसे रिलेटेड नर्नेस्ट इक्वेशन है, नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ईएमएफ निकालने की एक इक्वेशन बताई थी है ना, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शी मतलब वह नहीं है ना, इसको शी बोला जाता है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, शी नाम से इसको जाना जाता है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, जिसका पोटेंशियल पता होता है ना। इसकी हेल्प से दूसरे जो सेल होते हैं उनका पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे है ना, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हम इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आने में हमारा पहला जो टॉपिक है ना, 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के है ना, 2 पार्ट क्यों हैं वो भी समझेंगे। तो यहाँ तक आते आते हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल से, विद्युत अपघटनीय सेल है ना, ये दूसरे टाइप के सेल होते हैं। उसके बाद में फैराडेज लॉ पढ़ेंगे है ना, फेराडे के नियम। फिर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टेंस है ना, कुछ चालकताएं होती हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो डिपेंड करती है ना, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोलरहाउस लॉ है ना, कोलरहाउस का नियम। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर में है ना, सेल और बैटरीज के बारे में, जैसे कि ड्राई सेल है ना, ड्राई सेल, इसको हिंदी में बोला जाता है शुष्क सेल। एक हमारा लेड स्टोरेज सेल होता है, यहाँ दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं, लेड स्टोरेज सेल, इसको हिंदी में बोला जाता है सीसा संचायक सेल। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक और इसमें टॉपिक है करोजन, संक्षारण है ना, जंग कैसे लगती है उसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ना है ना। जनरली हम जंग के बारे में पढ़ते हैं कि जंग किस प्रकार से लगती है, लोहे को खुली जगह पे रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, तो ये जनरल भौतिक परिवर्तन है ना, उसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत हमें पढ़ना है ना, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को पॉज करके ये सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिए, इन पर ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में लगभग 10 से 12 वीडियो लेक्चर बने थे, इसमें भी इतने ही बनने वाले हैं है ना। इस और हर टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको रोक के है ना। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, विद्युत रसायन ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन है ना। ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की है ना, बहुत बड़ी ब्रांच है ना। चलिए क्लीन कर दें, मिटा दें
चलिए मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। तो इसमें भाई हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सबको अब दिखाई देना कम हो गया है, सबको बैटरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले हम बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। सर ऐसा मत बोलो, हम अभी अंधे नहीं हुए। चलो जब हो गए तब ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए पढ़ते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इस खूबसूरत सी दोपहर में, है ना। हर बार हमारी खूबसूरत सी सुबह होती है, आज दोपहर है। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन। और आज हमारा पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इसके सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो है मतलब हम यहाँ पर किसी करंट की बात करने वाले हैं, है ना, करंट की बात करने वाले। केमिस्ट्री है मतलब हम यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले, है ना, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कुछ सेल और कुछ बैटरी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम कई बार क्या करेंगे, है ना, करंट से क्या बनाएंगे, करंट से क्या बनाएंगे, करंट से केमिकल एनर्जी बनाएंगे, केमिकल एनर्जी, है ना, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। किससे? करंट से, ठीक है, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे, रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? विद्युत से। विद्युत से क्या बनाएंगे हम? रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे। और कई बार हम क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाएंगे, रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, मतलब करंट बनाएंगे, विद्युत बनाएंगे। क्लियर? यही इस चैप्टर में पढ़ना है ना। 2 पार्ट हैं इसके। पहला ये पार्ट है ना, जब हम विद्युत से केमिकल एनर्जी बनाएंगे, है ना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, कुछ लिक्विड में अपन डालेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत अपघटन, तो उससे केमिकल एनर्जी बनेगी। और एक पार्ट हमारा ये है ना, कुल मिला के इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। एक केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन, और उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारा जो सेल आता है ना, छोटे सा बैटरी का, या जो हम घड़ी पहनते हैं उसमें एक छोटा सा सेल आता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक केमिकल होता है, या फिर बैटरी की बात करें, है ना, तो उसमें एक केमिकल होता है। उस केमिकल से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, एक तो वो पढ़ना है, तो वो हम इस पार्ट्स में पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल क्या है, रासायनिक है, रसायन में कुछ ऊर्जा है ना, रसायन में कुछ ऊर्जा है, केमिकल में कुछ ऊर्जा है। उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, करंट जनरेट करेंगे। तो एक तो ये पार्ट पढ़ेंगे, है ना। और दूसरा जो हमारा रहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, उससे हम केमिकल ऊर्जा बनाएंगे। तो दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन पार्ट को पढ़ने के लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना जरूरी है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये नोट कर लिया, तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना को समझाइए। ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना को समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, इसकी थ्योरी को समझना है। और यही थ्योरी हमें इस चैप्टर में,
हेल्प करेगी समझने के लिए। हर एक टॉपिक में ये ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन समझना ही समझना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको समझ लेते हैं। पहली बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन है ना, कई बच्चों को ये जो चैप्टर है बहुत ही टफ लगता है। उसका कारण होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना, और इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है ना, सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, वरना फिर ये टॉपिक लेंदी लगने लग जाते हैं, बोरिंग होने लग जाते हैं। उसका कारण होता है कि बच्चे टिकते नहीं, उसको पढ़ते नहीं सही से, है ना। वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, डायरेक्ट वो एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उससे न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना। तो हम एक एक डिटेल्स में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, है ना। ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण। देखिए, माना कि मेरे पास क्या है, ये Zn है ना, जिंक है। इस जिंक, ये अभी किस स्टेट में है, जिंक सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। यदि इसका ऑक्सीकरण होता है, यदि इसका ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज कर देता है। क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। तो देखिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीकरण संख्या, ये इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है ना। जब भी आपको यहाँ पे +2 -2 जो भी दिखे है ना, +2 या सिंगल माइनस हो, है ना, जब हमने पढ़ रखा है सब, तो यहां पर तो इसकी क्या थी, 0 थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, बढ़ गया, +2 हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, है ना, 0 से क्या हुआ, +2 हुआ। और जब भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, मतलब जब भी ऑक्सीडेशन करता है कोई सा भी तत्व या आयन, जब भी ऑक्सीकरण करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, मतलब त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, है ना, किसी तत्व के आयन के ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, है ना, पहले कुछ भी नहीं था। अब ये क्या बन गया, एक्वस बन गया, है ना, जलीय बन गया, है ना। ये जब डिसोल्व होगा तो यह +2 हो गई। ठीक है, तो 2 परिभाषाएं हैं। पहली तो किसी तत्व या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा ये हो सकती है, किसी तत्व या आयन द्वारा या किसी तत्व की आयन की क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन। दूसरा हम रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है, रिडक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है ना। इसको बोला जाता है अपचयन। अपचयन इसी को ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, है ना। Zn2+ को यदि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या था, ये एक्वस में था, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है कौन, जिंक। यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, इसका 2 था, 2 से अब क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसकी भी 2 डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि किसी तत्व आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपचयन बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं, है ना। दूसरी ये हो सकती है कि किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या पहले 2 थी, अब 1 हो गई, है ना। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, Fe2+ है, Fe2+ है, और इसने यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Fe3+ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो पहले क्या था, 2 थे, अब क्या हो गया, 3 हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। किसको, रिडक्शन को। माना कि Cu+ है हमारे पास, है ना, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया,
एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना, 2+ मान लेते हैं, Cu2+ है, Cu2+ है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतनी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 2, अब कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, कमी हुई। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीडेशन कहलाता है, और कमी क्या होती है, रिडक्शन कहलाती है। या फिर किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब पहली हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण सॉरी, डैश करके लिखिए इसमें। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कोमा, जिससे परमाणु या आयन द्वारा, जिससे परमाणु या आयन द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, है ना। तीसरा भी लिखना है तो लिख सकते हो आप, है ना। तीसरा आप यहाँ लिख लीजिए, सोडियम सॉलिड स्टेट में है और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ठीक है, चलिए उसके नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया हो तो नंबर 2 रिडक्शन, अपचयन, अपचयन हेडिंग डालिए और डैश करके लिखिए इसमें। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, अपचयन वह अभिक्रिया है, कोमा, जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, जिससे परमाणु या आयन, जिससे परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है ना। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही, कमी हो रही है, कमी होती है। इसके भी एग्जाम्पल नोट कर लें। फर्स्ट एग्जाम्पल ये, सेकेंड ये कर लीजिए, थर्ड यही लिख लीजिए चाहो तो। जो Na है प्लस, उसको ये जो प्लस है ये बताएगा आपका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 1 है तो मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 1 है ना। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, सब मिलेंगे आपको। और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और ये क्या है, एक्वस है, मतलब जलीय है ना। यहाँ पर ये क्या है, एक्वस है, यहाँ पर भी ये क्या है, एक्वस है। ठीक है, यहाँ पर भी नोट कर लें। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अगर क्या हो, है ना, कर लिया नोट। अगर ऐसा हो जाए किसी रिएक्शन में, ऐसा हो जाए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, है ना, दोनों रिएक्शन क्या हो, साथ में। दोनों को पहले अलग अलग समझ लिया, है ना, दोनों को अलग अलग समझ लिया, इसलिए हम अब उसको कंबाइन समझेंगे कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों प्रक्रियाएं, दोनों घटनाएं कैसे संपन्न होती है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे CuO+H2, Cu+H2। यहाँ पर ये बताइए मुझे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, समझते हैं। चलिए, Cu+ है ना, Cu+ है, Cu क्या में होता है, 2+ में होता है ना। इसको समझते पहले आयनिक कंडीशन में लिखते हैं। और ऑक्सीजन भी 2- में होता है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है ना, ये अपना तत्व लेके बैठा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर Cu क्या हो गया, सॉलिड बन गया, लेकिन H2 क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन 2+ है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास 2- है। ठीक है, अब यदि किसी की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है ना, कमी होती है, कमी किसकी ऑक्सीकरण संख्या में हो रही है, Cu2+ था पहले, अब क्या हो गया, 0 हो गया,
तो कमी क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। रिडक्शन कहलाती है। यहाँ हाइड्रोजन पे पहले क्या था? जीरो था, है ना, जीरो था, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्योंकि किसी से जुड़ा हुआ नहीं है वो। और यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ऑक्सीडेशन कहलाएगी। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पर जब हमने पढ़े थे, आपने जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए थे, कोई सा भी तत्व कब जुड़ता है? जब उसके साथ में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे, आपको याद हो तो, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे हमने, है ना। उनमें सभी की एक चार्ज होता है, Cu2+ होता है, Zn+ होता है, Ag+ होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्सीजन पर 2- होता है, हाइड्रोजन पर 1+ होता है। तो यहाँ पर 2+ है ना। इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको दे देगा, दोनों के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या होता है ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये एक दूसरे में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये किसी के साथ में जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है। H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के पास 2- है, ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के क्या 2 हाइड्रोजन है, एक ही है और एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस पर क्या है? 2- है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दोनों को दे देगा तो क्या बॉन्ड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, है ना। यहाँ पर यही प्रोसेस हो रही है। तो एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है ना? ये नोट करो तो कर लीजिए, ये नोट करो तो कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है, ठीक है। क्लियर? इसको मैं क्लीन कर दूं, आपने नोट कर लिया हो तो एक बार पुनः आप इस रिएक्शन को नोट कर ले नीचे समझने के लिए, है ना। यहीं से सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बच्चों, है ना, ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जब दोनों प्रक्रियाएं साथ में होती है, क्या? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इन दोनों अभिक्रियाओं को साथ में मिलाकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बोलेंगे हम। तो इन दोनों को एक नाम दिया गया है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं जब साथ में होती है तो वो कहलाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो इसके और एग्जाम्पल कर लेते हैं। नहीं, अभी और लिखना है ना। प्रेरक चेंज करके लिखिए, प्रेरक चेंज करके लिखिए जहां आपने छोड़ा था। वास्तविक में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। वास्तविक में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ में चलती हैं तथा एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित होता है। यहाँ पर ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है ना, और ये अपचयित हो रहा है, कौन? कॉपर अपचयित हो रहा है। एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित होता है। फिर उदाहरण ये लिखिए, है ना, ये रिएक्शन नोट करिए, ये रिएक्शन नोट करिए, कर ली? ठीक है, ये रिएक्शन नोट करने के बाद में यहाँ से लिखिए प्रेरक चेंज, ये नहीं लिखना है ना, ये लास्ट में लिख लेना। ये दोनों अभिक्रियाएं जब, प्रेरक चेंज करके लिखिए, ये दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया, ब्रैकेट में रेडॉक्स रिएक्शन, ब्रैकेट क्लोज, कहते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो नीचे, है ना, नोट करके आप लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों अगर साथ में हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ये आपके याद रखने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ और यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, इसको क्लीन कर दें, कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। हेडिंग डालिए सम मोर
एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आगे एक शब्द जो ली, इन एक्वस सोल्यूशन। जली विलयन के अंदर हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं ZnH2SO4, Zn प्लस H2SO4 और इससे बन रहा आपका ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, है ना। ये जिंक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2 बन रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। याद करिए, ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, कमी में रिडक्शन कहलाएगा। देखिए किसकी ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर अभी Zn क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड है, इस पर क्या है, 0 है ना। यहाँ पर क्या है, H2 है, 2 है, मतलब यहाँ पर क्या है, H2 2 प्लस है, ठीक है, और ये 2 माइनस होगा, क्लियर है। यहाँ पर Zn पर अभी इसके पास 2 माइनस है, इसके पास 2 माइनस है ना। ये सब लिखवा रखा मैंने आपको 11th में, देखना आप जब फॉर्मूले बनाए थे आपने, है ना, किसके ऊपर 2 माइनस लगता है, किसके ऊपर सिंगल प्लस लगता है। यहाँ पर अगर ये 2 माइनस है तो इस पर भी क्या होगा, 2 प्लस होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या किसकी बढ़ रही है, Zn की। तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, 0 से 2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाइड्रोजन के पास पहले +2 था, लेकिन अब क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए, अगली समीकरण बना लीजिए, है ना, इसको समझने के लिए लिखा था हमने। तो यहाँ पर आपका बन रहा है ऑक्सीकरण, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपचयन, है ना। बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है आपको, ऐसी बहुत सारी, है ना, अभी तो बेसिक है ये, बहुत सारा पढ़ना अभी ऐसा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2FeCl3 प्लस SnCl2 और ये बनाएगा आपका 2FeCl2 प्लस SnCl4 ये 3 को जोड़ रहा है ना, ये 3 को जोड़ रहा है, 3 नहीं 6 को जोड़ रहा है ना, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। इसका मतलब जो आयरन है, आयरन कितने हमारे पास, 2 आयरन है, आयरन कितने हैं, 2। तो आयरन को 1 और 1 ऐसे लिख दूं। तो एक जो आयरन रहेगा वो कितने को जोड़ेगा, 3 को जोड़ेगा। यहाँ पर 3 और 3 6 है ना, 3 क्लोरीन को जोड़ देगा, ठीक है। क्लोरीन कितने, टोटल 6, क्लियर है। 3 को ये जोड़ लेगा और 3 को ये जोड़ लेगा, 3 Cl को जोड़ लेगा, 3 Cl को जोड़ लेगा, क्लियर है। SnCl2 मतलब Sn के ऊपर अभी क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, क्योंकि Cl क्या होता है, माइनस होता है। कितने होंगे, 2 माइनस होंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन है, क्लियर है ना। अलग अलग हैं, मतलब ये Sn है, 2 प्लस है, और एक क्लोरीन ये है, क्लोरीन ये है, क्लियर, ठीक है। यहाँ समझते हैं। अभी Cl2 कितने हैं, 2 हैं, मतलब फ्लोरीन क्या, आयरन जो है, आयरन तो 2 ही है, और क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस और 2 प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये 2 को जोड़ देगा, है ना, 2 क्लोरीन को ये जोड़ देगा और 2 क्लोरीन को ये जोड़ देगा, 2 क्लोरीन को ये जोड़ देगा और 2 को ये जोड़ देगा। तो यहाँ पर Fe कितना हो गया, 2 प्लस। यहाँ पर 3 प्लस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको जोड़ना कितने को है, साथ में केवल 4 क्लोरीन को जोड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास आयरन 2 हैं, तो 2 ये हैं, 2 ये, दोनों मिल बांट के क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। यहाँ पर कहानी समझो, Sn पर पहले क्या था, 2 प्लस था, क्योंकि ये 2 क्लोरीन को जोड़ रहा था। अब Sn पर क्या होना चाहिए, Sn 4 प्लस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 4 क्लोरीन को जोड़ेगा साथ में। अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए Fe3 प्लस था, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये हो गया आपका अपचयन, क्लियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है,
ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है सॉरी ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पर SN2+ था, यहाँ पर SN4+ हो गया है ना। तो इसको मैं क्लीन कर दूँ या आप इस रिएक्शन को डबल नोट कर लेना, ये सारा लिखने के बाद समझने के बाद है ना, ये सब समझने की चीज़ें हैं, ये क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर दूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया हो तो। अब SN2+ था तो ये काय में 4+ में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। क्लियर, तो समझ में आ गया ऑक्सीकरण कहाँ होता है, रिडक्शन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, जो जितने परमाणु को अपने साथ जोड़ेगा उसकी वही ऑक्सीकरण संख्या होगी, उसकी वही ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं ZnSO4, तो SO4 क्या है, सल्फेट पूरा एक आयन है जिस पर क्या होता है, Zn पर हमेशा 2+ लगता है, ये सब आपको लिखवा रखा है मैंने 11th में, सब पढ़ा रखा है, और इसका 2- होता है ना, इसका 2- होता है, क्लियर। तो ये हमने पढ़ रखा है, अगर सेम हो इसकी घात तो कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। अगर यहाँ पर समान नहीं होती है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कार्बोनेट पे होता है CO3 3- है ना, 3- होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी घात इसके चरण में, तो ये फॉर एग्जांपल समझ लेना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ केवल 3, और इसकी घात का जाएगी उधर, तो CO3 होल्टवाइज 2, ये इसकी पावर है और ये इसकी पावर है, लेकिन समान नहीं थी इसलिए कैंसिल नहीं हो, और एक दूसरे को है ना, एक दूसरे के चरण में हमने लिख दी, ये फॉर्मूला बनाना है ना, सब सिखा रखा आपको, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है रिएक्शन के बीच में। इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण ही क्या होता है, हमारे जो सेल हैं वो काम करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है ना, यदि साथ साथ में होती है तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। और रेडॉक्स रिएक्शन के आधार पर ही हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज का जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।